नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव इंडिया का। मैं हूं अखिलेश शर्मा। 17वीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोट डाल दिए गए हैं। 545 सीटों में से 91 सीटों के लिए आज वोट डाले गए। साथ ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के लिए भी आज मतदान पूरा हो गया। उड़ीसा विधानसभा में पहले दौर का मतदान भी आज हुआ। ये पहला मौका था जब सभी पोलिंग बूथों पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। 7 चरणों के मतदान के बाद 23 मई को नतीजे आएंगे। आज जिन प्रमुख नेताओं की किस्मत दांव पर लगी उनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हैं, जो नागपुर से फिर मैदान में उतरे हैं। प्रफुल्ल पटेल भी आप देख रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू, हरीश रावत, वीके सिंह, ये तमाम वो नेता हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी है। इसके अलावा इन्होंने अपने अपने वोट भी डाला। जितेंद्र सिंह ने जम्मू में डाला है, नितिन गडकरी ने नागपुर में, सत्यपाल सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं बागपत में उन्होंने वोट डाला, असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और हम बात कर रहे हैं नितिन गडकरी की, जो नागपुर से फिर से मैदान में उतरे, हमारे साथ जुड़ गए। गडकरी जी, एनडीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज नागपुर में मतदान हो गया है, आरएसएस का मुख्यालय है। पिछली बार आपने ये सीट कांग्रेस से छीनी थी, इस बार क्या उम्मीद है आपको, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नाना पटोले आपको कड़ी चुनौती दे रहे हैं? नागपुर में पिछली बार मैं 2,85,000 वोटों से जीता था। इस बार मैंने नागपुर में 5 साल में 70,000 करोड़ के काम किए हैं। 20,000 करोड़ की मेट्रो आई है, करीब 2,000 करोड़ का एयरपोर्ट नया काम शुरू हो रहा है, 1,200 करोड़ का नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, ट्रिपल IIT आया, एम्स आया, IIM आया, लॉ यूनिवर्सिटी आई, सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी आई, वाइपर आया। और इतना ही नहीं तो नागपुर में 16,000 करोड़ के रोड और ब्रिजेस बने हैं। अब 350 खेलने के स्टेडियम बन रहे हैं। तो नागपुर में इतना चेंज हुआ है कि डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी के ऊपर उठकर सभी लोगों का मुझे बहुत अच्छा समर्थन हासिल हुआ है। और मैं पिछले मार्जिन से 1,00,000, 1,25,000, 1,50,000 वोट ज्यादा लेके चुनाव जीतूंगा। लेकिन गडकरी जी, विदर्भ के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल ये आता है जो बार बार उठता है कि वहां के जो किसानों की समस्याएं हैं राष्ट्रीय स्तर पर आती रहती हैं। हमने ये देखा है कि बड़ी संख्या में वहां पर किसानों ने आत्महत्या की। यह बात जरूर है कि पिछली बार बीजेपी को वहां काफी समर्थन मिला था, लेकिन क्या पिछले 5 साल में किसानों की समस्या का निराकरण किया गया है? क्या बीजेपी को इस बार भी इस पूरे इलाके में वैसा ही समर्थन मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। इस बार हमने सिंचाई के लिए बहुत अच्छे निर्णय किए, वाटर कंजर्वेशन के कार्यक्रम किए हैं। और भारत सरकार के सहयोग से करीब 134 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 50% के ऊपर इरिगेशन प्रोजेक्ट का काम हुआ था, उसके लिए 25% नाबार्ड का, 75% भारत सरकार का, 25% भारत सरकार का, 75% नाबार्ड का कर्जा, ऐसे हमने 40,000 करोड़ महाराष्ट्र को दिए हैं। उससे काफी सिंचाई बढ़ेगी, उसका काफी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और किसानों में काफी काम हुआ है। मुझे लगता है किसान हमको एक बार साथ देंगे। बाकी किसानों का क्राइसिस, ये तो 70 साल का प्रॉब्लम है, इसको सुलझाने के लिए और थोड़ा समय लगेगा। एक बात उठ रही है बार बार गडकरी जी, पीएम किसान, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई बजट में, बीजेपी ने अब अपने संकल्प पत्र में यह कहा है कि हर किसान को साल के 6,000 रुपए दिए जाएंगे। क्या आप मानते हैं कि यह बात जो है चुनावों को ध्यान में रख करके आप कर रहे हैं? और क्या ये कांग्रेस की जो न्याय योजना है जिसमें वो कह रहे हैं कि गरीबों को 72,000 रुपए साल की दिए जाएंगे, उसका सही जवाब है? आप सही जवाब मानते हैं इसको? देखिए, हर पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है, चुनाव को तो सामने लेकर ही बनाती है ना, उसमें गलत क्या है? और हर पार्टी बनाती है, लोगों को तय करना है। पर एक बात है कि हमारे साथ क्रेडिबिलिटी जुड़ी है, कांग्रेस के साथ जुड़ी नहीं है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, फिर इंदिरा जी ने भी दिया था, 20 कलमी, 40 कलमी, 5 कलमी कार्यक्रम की घोषणा की थी, फिर राजीव गांधी ने भी किया, सोनिया जी ने भी किया, फिर मनमोहन सिंह जी ने किया, पर गरीबी नहीं हटी। तो कांग्रेस की विश्वसनीयता इस बात में, जो उनकी घोषणा है उसके आधार पर नहीं है, पर 5 साल में हमने जो बातें कही वो काम हमने करके दिखाया है। लेकिन गडकरी जी, कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस ने न्याय योजना के जरिए 72,000 रुपए साल का गरीबों को देने का वादा किया, उसका जमीन पर असर दिख रहा है। यानी लोगों को यह बात पसंद आ रही कि सीधे गरीबों की जेब में इतना पैसा जाएगा। क्या आप मानते हैं कि ये वाकई कांग्रेस को इससे 2019 के लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस की इसके बारे में विश्वसनीयता जो है वो रही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन हुआ है गडकरी जी, और शरद पवार जो कि वहां के कद्दावर नेता, वो बार बार इस बात को ये कह रहे हैं कि बीजेपी चाहे
नंबर 1 पार्टी केंद्र में बनकर उभरे, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। यह पवार साहब की बार बार की भविष्यवाणी है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि हमको मेजोरिटी मिलेगी और मोदी जी ही नए प्रधानमंत्री बनेंगे। वैसे गडकरी जी, एक सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है, मैं भी आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि राजनीतिक हलकों में कई बार इस बात की चर्चा होती है कि अगर बीजेपी बहुमत से दूर रहती है तो नए सहयोगियों को साथ लेने के लिए मोदी जी के अलावा कोई दूसरा नाम उभर सकता है। आपका नाम भी बार बार लिया जाता है। नहीं, मैं तो इस रेस में भी नहीं हूं। मेरा विश्वास है कि बीजेपी को मेजोरिटी मिलेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। एक प्रश्न यह भी आ रहा है गडकरी जी की नागपुर में आप क्या जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है कि नागपुर के अलावा आप कहीं और से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इंदौर से भी आपके चुनाव लड़ने की बात लगातार चल रही है। बिल्कुल लड़ने का कारण नहीं, मैं नागपुर से लड़ा हूं और नागपुर से जीत रहा हूं। इसके बाद मैं और कहीं लड़ने की मुझे आवश्यकता नहीं है। एक दूसरी बात जो उठ रही है, जिस तरह से विपक्ष का महागठबंधन बना, आज उत्तर प्रदेश में जहां मतदान हुआ वहां पर सपा बसपा रालोद का गठबंधन है, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसान जो है उनके साथ बड़ी संख्या में आए, क्योंकि उन्हें लगता है कि गन्ना किसानों की नाराजगी हो या दूसरी नाराजगी हो, किसानों को साथ लाया सकता है। क्या आपको लगता है कि ये जो गठबंधन बना है ये बीजेपी को चुनौती दे पाएगा? देखिए, जिनको विचारों में कोई तालमेल नहीं है, जो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ हंसते नहीं थे, वो लोग केवल पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म के आधार पर इकट्ठा हुए हैं। लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे। और 1971 में हमने देखा था कि सब अपोजिशन पार्टियां इंदिरा जी के खिलाफ एक हुई थी, पर उनको यश नहीं मिला था। राजनीति में 2+2 4 कभी नहीं होता है। लेकिन गडकरी जी, कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी का अस्तित्व नहीं है, बीजेपी जहां पर लंबे समय से अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही, जैसे केरल हुए, तमिलनाडु हुआ, तो वहां पर बीजेपी को अगर यहां से नुकसान होता है तो क्या वहां भरपाई नहीं हो पाएगी? तो ऐसे में जो नुकसान होगा उसका आप क्या करेंगे? मुझे एक लगता है कि इस बार केरल में, तमिलनाडु में हम लोग अच्छी एंट्री कर पाएंगे, ऐसा लग तो रहा है। देखिए आगे क्या होता है। अब बात संकल्प पत्र की कर लेते हैं जो बीजेपी का आया है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बड़े वादे किए गए। गडकरी जी, ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है और इसमें 100 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि 5 साल में 60,000 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। तो क्या ये वादे ऐसे हैं जो पूरे हो सकते हैं? 100% हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 40,000 किलोमीटर से ज्यादा इस समय बना लिया और अभी मार्च का आंकड़ा आने वाला था। तो मुझे लगता है, मुझे 100% विश्वास है कि हम 60,000 किलोमीटर एनएच बना सकेंगे। लेकिन अगर इतना काम हुआ जैसा कि आप दावा कर रहे हैं तो फिर रोजगार पैदा क्यों नहीं हो सके? 2014 में आपने वादा किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाएंगे, इससे रोजगार के मौके पैदा होंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उन वादों का क्या हुआ? मेरे ही डिपार्टमेंट में 17 लाख करोड़ रुपए के काम हुए हैं। 11 लाख करोड़ के रोड में हुए, 5 लाख करोड़ पोर्ट और शिपिंग में हुआ है, 1 लाख करोड़ नमामि गंगा और वाटर रिसोर्स में हुआ है। और जब 10,000 करोड़ का काम होता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। तो मेरा विश्वास है कि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा रोजगार निर्माण हुआ है। आगे भी और अच्छी तरीके से डेवलपमेंट होगी और हमारा आने वाले 1-1.5 साल में और ग्रोथ रेट बढ़ेगा और हम अच्छा काम कर सकेंगे। एक गडकरी जी, सवाल उठ रहा है रफाल सौदे का लेकर, क्योंकि उसका विवाद लगता है कि मोदी सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। कल ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया जिसमें पुनर्विचार याचिका मंजूर कर ली गई है। इसको सरकार के झटका बताया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि चौकीदार चोर है। ये गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेंट्स नहीं किए, एक बार उल्टा उन्होंने क्लियर किया है। मेरा विश्वास है कि राफेल में कोई घोटाला नहीं है। इस प्रकार के आरोप करना पूरी तरह से बेबुनियाद है और झूठ है। एक बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है गडकरी जी कि उसके पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इस पूरे चुनावी अभियान में सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। 100% गलत है। उल्टा कांग्रेस और अन्य पार्टियां जातिवाद और सांप्रदायिकता का जानबूझकर जहर फैला कर काम कर रहे हैं और फियर ये उनका कैपिटल है। वो दलित मुसलमानों के बीच में फियर पैदा करना चाहते बीजेपी के बारे में और उसके आधार पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये उनके तरफ से हो रहा है, हमारे तरफ से नहीं हो रहा है।
लेकिन गडकरी जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी बालाकोट का मुद्दा उठा रहे हैं, जिस तरह से सैनिकों का जिक्र किया जा रहा है, क्या यह ठीक तरीका है? देखिए, मैं आपको बता दूं, देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी ये राजनीति से ऊपर उठनी चाहिए। जो घटनाएं हुई है वो हुई है और वो सत्य है। प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया है, पर हम उसका कोई राजनीतिक फायदा उठाने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या आपके हिसाब से प्रधानमंत्री को इसका श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने ये फैसला किया कि सेना को अपने हिसाब से सही समय पर सही निर्णय करने की छूट दी कि वो ये कार्रवाई करे? देखो, अगर हर चीज में अगर कोई फेलियर होता है तो प्रधानमंत्री के नाम से अगर बिल फटता है, तो देश में अगर कोई अच्छा काम होता है तो वो भी प्रधानमंत्री का श्रेय होगा ही। अगर प्रधानमंत्री निर्णय नहीं करते तो अटैक थोड़ी होते हैं। एक आखिर में सवाल है गडकरी जी की, आप क्या तस्वीर देख रहे हैं 23 मई को क्या होने जा रहा है? मेरे हिसाब से बीजेपी एनडीए को पूरी मेजोरिटी मिलेगी, हमारी सरकार आएगी और मोदी जी ही नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। गडकरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। तो चुनाव इंडिया का में हम अभी एक लेंगे ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे पीएम किसान योजना की, जिसकी दूसरी किश्त आज के मतदान से एक दिन पहले यानी कल कई किसानों को दे दी गई है। क्या इस पर भी अब सियासत तेज होगी? लेकिन फिलहाल एक तो आज पहले दौर का मतदान हुआ है और दिलचस्प बात यह कि मतदान से ठीक पहले बड़ी संख्या में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 2000 रुपए की दूसरी किश्त भी पहुंचा दी गई है। इन्हें 2000 रुपए की पहली किश्त पहले ही दी जा चुकी है। कुछ किसानों को तो यह रकम कल ही अपने बैंक खाते में मिली। हालांकि सरकार ने ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग से अनुमति ली थी। आयोग का कहना था कि जिन किसानों का नाम पहले ही लाभार्थियों के रूप में जोड़ा जा चुका है उन्हें दूसरी किश्त दी जा सकती है। उधर ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूत्रों ने एनडीटीवी से कहा कि अप्रैल में 2000 रुपए की दूसरी किश्त 1 करोड़ 65 लाख किसानों को दी गई है। अभी तक 2000 रुपए की पहली किश्त जो है वो 3 करोड़ 5 लाख किसानों को दी जा चुकी है। तो यानी साफ है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, बाकी जो किसान छूट गए हैं उनके बैंक खातों में भी 2000 रुपए की दूसरी किश्त पहुंचा दी जाएगी। मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान सम्मान निधि के रूप में 24 फरवरी को 2000 की राशि, दूसरी किश्त हमें 9 अप्रैल को 2000 रुपये के रूप में प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं सादर आभार। मैं अपने किसान भाइयों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम किसानों के लिए पहली बार केंद्र सरकार ने ऐसा निर्णय लिया। प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत 2000 रुपये की किस्त पहले मिल चुकी है और 2000 रुपये 9 अप्रैल 2019 को मिल चुके हैं और इससे गरीब किसानों का भला है। किसी के चक्कर काटने नहीं पड़ रहे हैं, मुफ्त में किस्त 2 मिल चुकी हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम किसान योजना जो है उनकी वो कांग्रेस की न्याय योजना की काट साबित होगी। लेकिन दिलचस्प बात है कि कुछ जगहों पर जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता गए चुनाव प्रचार के लिए, जब उन्होंने किसानों से पूछा कि उन्हें पैसा मिला है या नहीं, तो पता चला कि कुछ लोगों को पैसा मिला ही नहीं है। आपको अभी 2000 पहली किस्त मिल गई है कि नहीं? 2 हेक्टेयर से कम वालों को मिली है कि नहीं? कुछ लोगों को मिली है कि नहीं? नहीं, ऐसा कैसे हो? कुछ लोगों को मिली है भैया। आप हाथ नीचे कर ले, जिनको मिली है 2, 4, 10 भैया हाथ उठाइए। नहीं, जिनको मिली है केवल वही उठाए। किसी को मिला है क्यों भाई? अभी नहीं मिला है। नहीं, जब मिला है तो हाथ उठा, मुट्ठी मार के हाथ उठाए जिनको मिला है। अरे भाई वैसे मत हिलाओ, जिनको मिला है वो उठाओ। अभी नहीं मिला है, जब नहीं मिला है। हालांकि जानकारों का कहना है कि पहले से ही चल रही योजना में लाभार्थियों को रकम देने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने एडीआर के अनिल कुमार से बात की। लेकिन एक सवाल ये था कि जिस दिन मतदान है, अगर उस दिन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है तो क्या ये एथिकल होगा? मतलब कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं। जो स्कीम एक बार सैंक्शन हो चुकी है तो वो तो क्रियान्वित होगी ही, पर वो एक निरंतर
प्रक्रिया एक पॉलिसी है जो इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट उसका जारी रहेगा। हाँ जी, जो पुरानी स्कीम्स भी जो है वो भी तो चल रही हैं। वो भी चल रही है। तो इसमें उन्हें कोई दिक्कत नजर नहीं आती, लेकिन एक बात जरूर है कि जो 6,000 रुपया साल में 3 किश्तों में हर 4 महीने में पहुंचाने की बात की गई थी, उसमें से 4,000 रुपया 2 महीनों के भीतर ही किसानों के खातों में पहुंचा दिया गया है। अब ये 23 मई को ही पता चलेगा कि किसानों को ये योजना कितनी रास आई है। तो चुनाव इंडिया का में इतना ही। देखते रहिए NDTV।